हेलो गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th का जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले 5 वीडियो पढ़ चुके हैं और ये हमारा वीडियो नंबर क्या है 6 है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, किसी विलायक में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रम से 2000 एंगस्ट्रम परास में है तो विलियन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पढ़ाया गया है जो हमारा कण का आकार होता है अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हो, 1 नैनोमीटर से छोटा हो तो वो हमारा विलियन कहलाता है। जैसे पानी में अगर हम लोग चीनी मिला देते हैं, पानी में अगर हम लोग नमक मिला देते हैं तो कण का आकार जो हो जाएगा वो 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा तो वो हमारा विलियन होता है। अगर कण का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के आकार का होता है तो ये हमारा कोलाइड हो जाता है। जैसे ब्लड हो गया यानी रक्त, और दूध हो गया, तो ये सब के कण का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर आकार का, और ये हमारा कोलाइड कहलाता है। इसके बाद अगर कण का आकार जो है 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हो जाए तो वो हमारा निलंबन कहलाता है। जैसे पानी में अगर मिट्टी मिला दिए तो ये सब के कण का आकार क्या है 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है। इसमें बोला जा रहा है 50 एंगस्ट्रम से 2000, तो 2000 तक एंगस्ट्रम आकार तक का कण वो हमारा निलंबन के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से पहला का आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर यानी निलंबन। तो पहला का आंसर क्या आ गया, निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कुहासा यानी कोहरा, कोहरा मतलब क्या है कुहासा, किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। तो कुहासा यानी कोहरा जान रहे हैं कि बहुत सारा गैसीय कण होता है जिसमें हमारा द्रव फंसा हुआ रहता है, पानी नमी फंसा हुआ रहता है। यानी कोहरा जो है इसमें माध्यम क्या है गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है द्रव होता है। तो इस तरह से कोहरा किस प्रकार का उदाहरण, तो गैस में द्रव यानी गैस में द्रव के कण फंसे हुए रहते हैं। तो इस तरह से गैस में द्रव, कोहरा किसका उदाहरण हो गया, गैस में द्रव का। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। ध्यान रखना है, पूछा जा रहा है प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। तो रक्त हमारा कोलाइड के अंतर्गत आता है लेकिन ये हमारा प्राकृतिक हो जाएगा। ब्लड जो है कोलाइड है लेकिन क्या है प्राकृतिक है। इसके बाद हमारा ऑप्शन NaCl है और शर्करा है, ये दोनों तो कोलाइड ही नहीं है, ये हमारा वास्तविक विलयन हो जाता है, नमक और शर्करा। अब हमारा जो यहाँ पे है RCOONA यानी ये जो हमारा है ये साबुन, साबुन का रूप है। यानी साबुन के बारे में जान रहे, उसको किसने बनाया, मानव ने बनाया, मानव निर्मित होता है। और ये एक प्रकार का क्या है कोलाइड भी है। और कैसा है, प्राकृतिक नहीं है, कैसा है मानव निर्मित है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। तो ये हमारा कोलाइड है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, कैसा है मानव निर्मित है। इस तरह से तीसरा का आंसर क्या आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में बोला जा रहा है झाग अथवा फोम, यानी झाग अथवा फोम किस प्रकार का यहाँ पे कोलाइडी विलयन है इसको बताना है। तो झाग के बारे में जान रहे, जैसे पानी है, पानी में अगर साबुन घिसते हैं तो झाग उत्पन्न होता है। तो पानी यानी द्रव क्या है यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था है, और झाग मतलब उसमें गैस के कण फंसे हुए रहते हैं। तो इस तरह से झाग अथवा फोम जो है वो द्रव में गैस का उदाहरण है। द्रव में गैस जो होता है वही हमारा झाग अथवा फोम है। तो चौथा का आंसर क्या आ गया, सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है। तो मक्खन कोलाइडी रूप कब होता है, जब केसीन निलंबित होता है जल में। केसीन यानी एक प्रकार का प्रोटीन। तो मक्खन कोलाइडी रूप है कब है, जब केसीन क्या होगा, निलंबित होगा जल में। तो इस तरह से 5 का क्या आंसर हो गया, सी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 6 नंबर पे।
6 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना सॉल कहलाता है। वायु क्या होना चाहिए? परिक्षेपण माध्यम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एल्कोसॉल लिखा हुआ है तो एल्कोसॉल के बारे में जान रहे हैं, परिक्षेपण माध्यम यहाँ पे अल्कोहल हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोसॉल है तो यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। बेंजोसॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे एरोसॉल है तो एरोसॉल में ही हमारा परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? हवा होता है। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा जा रहा है? परिक्षेपण माध्यम होती है तो परिक्षेपण माध्यम कैसा होना चाहिए? वायु। तो एरोसॉल जो हो गया यही हमारा आंसर हो गया। एरोसॉल में ही परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? वायु होता है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 में बोला जा रहा है निम्न में कौन जल विरोधी कोलाइड है? जल विरोधी तो यहाँ पे पढ़े थे द्रवरागी और द्रव विरागी पढ़े थे आप लोग। द्रव विरागी ही हो जाता है हमारा जल विरोधी। तो यहाँ पे स्टेनिक ऑक्साइड जो होता है ये हमारा जल विरोधी कोलाइड होता है। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, इस कारण से ये हमारा क्या है? स्टेनिक ऑक्साइड जल विरोधी कोलाइड है। तो 7वां का क्या हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर पे। 8 में बोला जा रहा है कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि। कोलाइडी विलयन है, इसको शुद्ध करने की विधि तो पेप्टिकरण, ब्रेडिक आर्क विधि ये सब आप लोग पढ़े थे कोलाइडी विलयन बनाने की विधि में। लेकिन यहाँ पे अपोहन जो है ये पढ़े थे। कोलाइडो को शुद्धिकरण करने का जो विधि था उसी में अपोहन पढ़े थे। डायलिसिस अपोहन पढ़े थे। तो यहाँ पे अपोहन क्या है? कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि है। तो कोलाइडी विलयन के शुद्ध करने की विधि क्या है? अपोहन है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 9 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है ब्राउनी गति का कारण है। तो ब्राउनी गति जो पढ़े थे जो हमारा कोलाइड का कण है वो टेढ़ी मेढ़ी दिशा में जो गति करता है वही हमारा ब्राउनी गति होता है। तो ब्राउनी गति का कारण क्या है? परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। ये हमारा हो जाएगा सी नंबर। तो इस तरह से 9 का क्या हो गया? सी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 10 नंबर पे। 10 में बोला जा रहा है निम्न में कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है? प्रकाशिक गुण है तो टिंडल प्रभाव पढ़े थे, टिंडल इफेक्ट पढ़े थे। यहाँ पे इस पे टिंडल इफेक्ट मतलब हो गया कोलाइडी कण पे अगर प्रकाश किरण पड़ता है तो इसको फैला देता है, प्रकीर्णन का घटना कर देता है। तो ये हमारा प्रकाशिक गुण कौन सा हो जाएगा? टिंडल प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी आयन का स्कंदन प्रभाव यानी स्कंदन क्षमता निर्भर करता है। तो स्कंदन प्रभाव किस पे निर्भर करता है? ए है हमारा आकार, आकार पे तो निर्भर नहीं करता। बी संयोजकता, तो निश्चित रूप से संयोजकता पे निर्भर करता है। स्कंदन पावर जैसे पढ़े थे कि अगर हमारे पास Na+ है तो Na+ है, यहाँ पे एक प्लस आयन है तो ये हमारा एक कोलाइडी कण को उदासीन करेगा। अगर हमारे पास यहीं पे Mg++ हो जाए यानी 2+ है तो ये हमारे 2 कोलाइडी कण को उदासीन करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि संयोजकता बढ़ रहा है तो स्कंदन क्षमता भी क्या होता है? बढ़ता है। इस तरह से स्कंदन प्रभाव जो है वो संयोजकता पर निश्चित रूप से निर्भर करता है। इसके बाद है आवेश के चिन्ह पर। तो आवेश के चिन्ह पर भी निश्चित रूप से निर्भर करेगा, क्योंकि अगर हमारा कोई कोलाइडी कण ऋण आवेशित है तो यहाँ पे उसको उदासीन करने के लिए धन आवेशित चाहिए। तो इस तरह से स्कंदन प्रभाव यानी स्कंदन क्षमता जो है वो संयोजकता पे भी निर्भर करता है और आवेश के चिन्ह पर। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर में ही दिया हुआ है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से 11 का सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। पर्पिल ऑफ कैसियस, पर्पिल ऑफ कैसियस है। तो पर्पिल ऑफ कैसियस जो होता है वो गोल्ड सॉल होता है यानी सोने का सॉल होता है, Au सॉल हो जाएगा। तो पर्पिल ऑफ कैसियस क्या हो गया? बी नंबर Au सॉल हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर में बोला जा रहा है ABCD सॉल की गोल्ड संख्या जो है 0.001 है,
0.15 है, 20 है, 25 है। पूछा जा रहा है सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइड कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए हमको कितना मिलाना पड़ेगा, 0.001 यानी सबसे कम मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे कम 0.001 मिलाने से ही ये रक्षी कोलाइड बन जाता है। तो सबसे कम मिलाए हैं लेकिन रक्षा क्या कर रहा है, ज़्यादा। तो इस तरह से हमारा ए जो आंसर होगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा, गोल्ड संख्या जिसका सबसे ज़्यादा कम होता है वो हमारा सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइड हो जाता है। तो सबसे कम कौन सा है, ए नंबर का है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। 13 का हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है निम्न में किसके द्वारा हाइड्रोजन को अधिक मात्रा में अधिशोषित होगी। यानी एडजॉर्ब जो होगा हाइड्रोजन का अधिक मात्रा कौन सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ध्यान रखना है कि एक हमारा प्लेटिनम है और दूसरा हमारा पैलेडियम है। तो यहाँ पे जो हमारा पैलेडियम है ये अधिक मात्रा में अधिक क्षमता से हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करेगा। तो पैलेटिनम जो है ये तो पहले ही हमारा छट गया, ए और डी तो छट गया। अब यहाँ पे देखिए पैलेडियम का कोलाइड विलयन है और पैलेडियम के छोटे छोटे टुकड़े। तो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कोलाइड है तो कोलाइड में तो और ज़्यादा छोटा टुकड़ा होगा, और ज़्यादा छोटा टुकड़ा है। तो टुकड़ा जितना ज़्यादा छोटा होगा वो हाइड्रोजन गैस को उतना ज़्यादा अधिशोषित करेगा। तो इस तरह से हमारा 14 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पीडी यानी पैलेडियम का कोलाइड विलयन हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 में बोला जा रहा है वह कोलाइड सिस्टम जिसमें द्रव डिस्पर्स्ड फेज तथा सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम हो इसको कहते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और सॉलिड परिक्षेपण माध्यम क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो ये कोलाइड सिस्टम क्या कहलाएगा, तो ये कोलाइड सिस्टम हमारा जेल कहलाएगा। तो जेल के बारे में जान रहे हैं कि जैसे जेल जो होता है इसमें जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है। जैसे हम लोग बाल में भी लगाते हैं सेट वेट, जिस तरह से सेट कर देते हैं उसी तरह से वो रहता है, फिक्स हो जाता है, यानी सॉलिड रूप में आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। जेल क्या है, इसमें द्रव जो होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था होता है और सॉलिड क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, जेल। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा तंत्र, ये यहाँ पे हमारा तंत्र हो जाएगा, कौन सा तंत्र जो है टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, इस बात को यहाँ पे खोजना है। तो टिंडल प्रभाव को दर्शाने वाला तंत्र कौन सा है, तो टिंडल प्रभाव को दर्शाने वाला जो तंत्र है वो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तो ये तो हमारा वास्तविक विलयन हो जाता है। फिर ग्लूकोज जो है ये भी हमारा वास्तविक विलयन के अंतर्गत आ जाता है। ये हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जो है यही हमारे टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा। तो इस तरह से 16 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 में देखिए बोला जा रहा है द्रव विरोधी कोलाइड को निम्न में किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बताइए द्रव विरोधी कोलाइड होना चाहिए। तो द्रव विरोधी कोलाइड को यहाँ पे है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपक माध्यम, तो ये हमारा द्रवरागी ये सब के अंतर्गत बन जाएगा। तो यहाँ पे द्रव विरोधी बताया जा रहा है। तो द्रव विरोधी बनाने के लिए हमको विलायक का विनिमय होता है। तो इस स्थिति में हमारा क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से 17 का क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 18 नंबर। 18 में देखिए क्या बोला जा रहा है, 18 में बोला जा रहा है कौन सा कोलाइड नहीं है, कौन सा कोलाइड नहीं है। तो कोलाइड सिस्टम में आप लोग को बताया गया था, भौतिक अवस्था के आधार पे कोलाइड बता रहे थे। तो वहाँ पे गैस इन गैस जो होता है ये कोलाइड नहीं होता है।
तो ये आप लोग को बताया गया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कोलाइड नहीं है, तो गैस इन गैस जो होता है वो हमारा कोलाइड नहीं होता है। तो इस तरह से 18 का क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 में देखिए बोला जा रहा है FeOH का हॉल 3 सॉल्यूशन के लिए सबसे अच्छा अस्कंदक अस्कंदक है। तो अस्कंदक यहाँ पे जान रहे हैं अस्कंदन क्षमता, जिसमें जितना ज़्यादा आयन होता है उसका अस्कंदन क्षमता उतना ही सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे इस सब का आयन अगर हम लोग देखते हैं तो आयन देखते हैं तो यहाँ पे जब हम लोग इसका निकालेंगे तो इस तरह से निकालना है। जब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे K4 है, इसका मतलब यहाँ पे +4 हो जाएगा। K4 के लिए कितना हो जाएगा, +4 हो गया। और इसके लिए यहाँ पे जो निगेटिव हो जाएगा, इस पूरे के लिए निगेटिव आयन जो हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, -4 हो गया। फिर अगर B का बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा Cl है, तो इसमें देखिएगा नेगेटिव चार्ज कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पे COOK है, तो यहाँ पे COO माइनस में होता है, तो इसके लिए नेगेटिव चार्ज 1 है और 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें जो है हमारा कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, टोटल 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। और यहाँ पे हमारा 1 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारा Cl 3 गो है, Cl कितना है, 3 गो है। तो यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, एक Cl पे -1 होता है, 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 निगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से सबसे अधिक आवेश किस में आ रहा है, ए नंबर, यानी हमारा ए नंबर आंसर सही है। ये हमारा क्या सबसे अच्छा अस्कंदक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अस्कंदन आयन का मान जितना ज़्यादा रहता है वो हमारा अस्कंदन क्षमता उसका क्या रहता है, उतना ही अधिक रहता है। तो यहाँ पे ए नंबर में सबसे अधिक आयन नज़र आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के तरफ। 20 में देखिए क्या बोला जा रहा है, वांडर वाल अधिशोषण के संदर्भ में कौन सही है। वांडर वाल अधिशोषण यानी भौतिक अधिशोषण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण। आप लोग को बताया गया था एक होता है हमारा भौतिक अधिशोषण, दूसरा होता है हमारा रासायनिक अधिशोषण। तो यहाँ पे जो वांडर वाल है वो हमारा क्या होता है, भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण के टर्म में जान रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा निम्न होना चाहिए और दाब क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। यानी भौतिक अधिशोषण यानी वांडर वाल अधिशोषण के संदर्भ में टेम्परेचर कम होना चाहिए और दाब क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 21 नंबर पे। 21 में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है। 0 से कम बोला जा रहा है, तो जैसा कि जान रहे डेल जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए, डेल जी का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव है, इसका मतलब 0 से कम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से 21 नंबर का क्या आ गया, ए नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, भौतिक अधिशोषण के बारे में सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। भौतिक अधिशोषण के बारे में सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। भौतिक अधिशोषण का घटना पढ़े थे, भौतिक अधिशोषण का घटना पढ़े थे। इस घटना में देखे थे कि भौतिक अधिशोषण जो ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ये तो पढ़े थे। इसके बाद इसमें अधिशोषण की उष्मा, कम उष्मा की आवश्यकता होती है। भौतिक अधिशोषण में कम उष्मा लगता है, ये भी हमारा सही है। इसमें संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में पढ़े थे कि इसके लिए संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग को संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रासायनिक अधिशोषण में संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कौन भौतिक अधिशोषण के बारे में सही नहीं है। तो ये जो बात है, ये बात ये हमारा रासायनिक अधिशोषण के लिए सही है, भौतिक अधिशोषण के लिए सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से सी नंबर हमारा आंसर हो गया। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे। 22 हो गया। अब 23 नंबर पे, 23 में बोला जा रहा है निम्न में कौन सा गुण भौतिक अधिशोषण का है। तो भौतिक अधिशोषण के गुण के बारे में पूछा जा रहा है, कौन भौतिक अधिशोषण गुण का है।
तो यहाँ पे भौतिक अधिशोषण गुण का जो है अविशिष्टता, भौतिक अधिशोषण में पढ़े थे इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, ये बात पढ़े थे, विशिष्ट नहीं है यानी अविशिष्टता। तो भौतिक अधिशोषण का गुण कौन सा है? अविशिष्टता, यानी विशिष्ट प्रकृति की नहीं होती है। अब हम लोग चल रहे नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में बोला जा रहा है कौन निम्न में से रासायनिक अधिशोषण का गुणधर्म नहीं है? यहाँ पे गुणधर्म नहीं है, ये बात हमसे पूछा जा रहा है, रासायनिक अधिशोषण का गुणधर्म नहीं है। तो रासायनिक अधिशोषण में पढ़े थे इसकी प्रकृति यानी रासायनिक अधिशोषण का प्रकृति विशिष्ट होता है, ये पढ़े थे, और इसमें ऊष्मा का मात्रा भी ज़्यादा लगता है, ये भी पढ़े थे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा रासायनिक अधिशोषण है ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया ये भी होता है, ये भी पढ़े थे। अब इसके बाद अधिशोषण बहुआण्विक परतों वाला होता है, ये बात गलत है। यहाँ पे एक आणविक स्तर, बहुआण्विक स्तर जो होता है वो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? एक आणविक स्तर होता है, यूनिलेयर होता है, तो रासायनिक अधिशोषण का गुणधर्म नहीं है। तो अधिशोषण बहुआण्विक परतों वाला होता है, ये बात हमारा रासायनिक अधिशोषण का नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस तरह से यहाँ पे हम लोग 24 नंबर का भी देख लिए। 24 का हमारा सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर, यानी अधिशोषण बहुआण्विक परतों वाला हो सकता है, ये बात यहाँ पे गलत है, रासायनिक अधिशोषण का ये गुण नहीं है। अब हम लोग चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 में बोला जा रहा है निम्न में कौन सा गैस चारकोल पर न्यूनतम अवशोषित होता है? तो सबसे कम अवशोषित जो होता है ये हमारा O2, यानी हमारा सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 26 नंबर। 26 में बोला जा रहा है निम्न में कौन सा आरेख एक सीधी रेखा प्राप्त होती है? तो आरेख जो पढ़े थे तो यहाँ पे log x बट्टा m बनाम p, ये आरेख आप लोग पढ़े थे। यहाँ पे ये डी आंसर हो जाएगा, log x बट्टा m बनाम log p। तो 26 का क्या हो गया? डी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 27 नंबर। 27 में बोला जा रहा है निम्न दाब पर घेरी हुई सतह का अंश अनुसरण करता है। इसके लिए हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी प्रथम कोटि गतिकी हो जाएगा। निम्न दाब पर घेरी गई सतह का अंश अनुसरण करता है, तो 27 का क्या हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर। 28 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन उत्प्रेरक अभिक्रिया सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। तो हैवर्ड विधि में पढ़े थे अमोनिया बनाया जाता है, तो इसके लिए Fe के साथ मॉलिब्डेनम वर्धक के रूप में रहता है, तो Fe उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम वर्धक, ये बात तो हमारा सही है, ये सुमेलित है। फिर इसके संपर्क विधि में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाते थे संपर्क विधि द्वारा, तो वहाँ पे V2O5 का उपयोग करते थे, ये भी सही है। सी है ओस्टवाल्ड, ये हमारा गलत है। यहाँ पे ओस्टवाल्ड विधि में हम लोग प्लेटिनम का उपयोग करते थे, पीटी का उपयोग होता था। तो यहाँ पे हमारा जो सी है कौन सुमेलित नहीं है वही बोला जा रहा है यहाँ पे। तो सुमेलित कौन सा नहीं? ओस्टवाल्ड विधि जो है ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा 28 का क्या हो गया? सी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 29 नंबर पे। 29 में बोला जा रहा है एंजाइम की क्रियाशीलता अप्रभावी हो जाती है। तो एंजाइम की क्रियाशीलता जो है उच्च तापमान पे क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। तो हमारा सी आंसर क्या हो गया? सही है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर बोला जा रहा है एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है? जीवित कोशिकाओं में से जटिल नाइट्रोजनीय पदार्थ है, यानी हमारा सी नंबर हो जाएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। इस तरह से सरफेस केमिस्ट्री का 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।